अखिलेश जी, अरे छोड़िए, मैं दीपक जी असली बात तो मैं बताता हूँ ना। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस की फंक्शनिंग को जानते हैं आप, कांग्रेस को अच्छी तरह से पहचानते हैं। दीपक जी मैं इनकी असलियत बतलाता हूँ। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आप दीपक जी। अरे सर, मैं तो पूरी छूट दे रहा हूँ आपको, लेकिन सुधांशु मित्तल जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लूं मैं पहले। नहीं, मैं बोल लूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ, देखिए, अगर कोई चीज को डाइवर्ट करना होता, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपकी बात को मैं मान लूं, तो दूसरा कोई इशू खड़ा कर देते हैं। अगर आपकी बात मैं मानूं, मैं कह रहा हूं ना सर, सीबीआई टू सीबीआई विकेट गिराना था, आपको ये दिखाना था सीबीआई निष्पक्ष है। हमारे लोगों को मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आप, तो आपने विजय सिंगला को पकड़वा दिया। प्लीज मेरी बात सुन ले। मेरी बात तो सुन ले। सीबीआई ही कोई दूसरा ऐसा बड़ा काम कर देती, हम कोई दूसरा इवेंट और नहीं कर रहे हैं, सीबीआई ही कुछ और ऐसा कर देती, क्यों मिनिस्टर के पास जाती? सर ये क्या कम बड़ा है? 15,000 करोड़। दीपक जी असली बात आप लोग भूल रहे हैं। 15,000 करोड़। दीपक जी असली बात आप लोग सब भूल रहे हैं। जिसको दीपक जी मामला मैं अखिलेश जी को भी बता देता हूँ, जिसलिए कह रहे हैं क्यों करा था। अब आप एक सवाल का जवाब मांग रहे थे, मैंने जवाब दे दिया तो आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब देखिए, ये जो कुतर्क कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे दूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अच्छा दीपक जी, इनके कुतर्क का मैं इसमें खोल दूं ना। चलिए, मेरे सवाल आपके सवाल का जवाब सुधांशु मित्तल जी दे रहे हैं। मैं जवाब देता हूं ना। दीपक जी, सारा अखिलेश भाई का आर्ग्यूमेंट क्या है? इनका आर्ग्यूमेंट है कि देखिए, सीबीआई जो है उसने ही तो इसका खुलासा करा था, और अगर हमारा कंट्रोल होता तो सीबीआई ये क्यों करती? यही है ना। आप लोग सब लोग असलियत भूल रहे हैं। ये क्या हुआ, ये महेश कुमार और डायरेक्टर सीबीआई का पर्सनल झगड़ा चल रहा था। एक सेकंड खत्म, एक मिनट खत्म दूं ना मैं। जो पर्सनल झगड़ा चल रहा था, जब वो जो थे वो रेलवे में डेपुटेशन पे थे, रेलवे पुलिस में, तो उस झगड़े के बाद ये सारा चल रहा था। ये तो क्या हुआ, वो महेश कुमार की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन पे जांच कर रहे थे, जांच करते करते विजय कुमार पे आ गई, और उस सारे में करते करते ये जो है जांच यहां तक पहुंच गई, और इतना हाथ से निकल चुकी थी कि कुछ भी कर लेते मजबूरी हो गई थी। और इसमें सरकार का कोई क्रेडिट नहीं है। मैंने जैसा कहा, ये तो क्योंकि एक पुराना हिसाब किताब कहीं चुकाना था सबको, तो उसमें ये जो है ये फंस में आ गए। अब आ गए और पकड़े गए तो फिर क्या करें? सरकार के सामने एक हाहाकार मच गया कि भाई इससे ज्यादा खुला केस क्या हो सकता है। हमारा मंत्री, उसका भतीजा सगा, और वो भी जो है वो सेक्रेटरी लेवल पोस्ट पे इतने रुपए लेके वो अपॉइंटमेंट कर रहा है, और कैश पकड़ा जा रहा है, तो क्या करें? अच्छा, बहुत सबने कहा कि नैतिकता का तकाजा छोड़ दीजिए, कानूनी तकाजा है कि इस तरह आपके नीचे ये हरकत हुई थी, इनका इस्तीफा होना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं करेंगे। पार्लियामेंट रुकी रही, पार्लियामेंट नहीं चलने दी। उसके बाद जब पार्लियामेंट खत्म हो गई तो भी इस्तीफा हो गया। अब इस्तीफा तो हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार में बचेंगे कैसे? तब सारा सरकारी तंत्र काम में लग गया, और ये पहली बार नहीं है जो इनका तंत्र लोगों को बचाने में लगा था। मैं थोड़ा आपको कुछ चीजें याद दिलवाना चाहता हूं। आपको सीडब्ल्यूजी का ध्यान होगा जी, बीच में मेरी एक प्रतिक्रिया। 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा, एक मिनट में खत्म कर लूं फिर। 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, और सीएजी में क्या करते हैं, सीडब्ल्यूजी में क्या करते हैं, ये जो है कलमाडी जी के बलि दे देते हैं। कलमाडी जी ने 80,000 करोड़ में सिर्फ 300 करोड़ रुपए का खर्चा जो था वो कलमाडी का था, और उसमें भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का जो था पूरा दखलंदाजी थी। लेकिन दिल्ली सरकार ने शीला जी के नेतृत्व में जो लूट मची, जिसको शांगलू कमेटी ने कहा कि लूट मची, जिसने कहा सीएजी ने कहा लूट मची, उसको कुछ नहीं होने दिया। वर्क्स एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री का जो शांगलू कमेटी ने कहा कि जो फ्लड बने इनमें घोटाला था, कुछ नहीं होने दिया। आईएनबी मिनिस्ट्री में घोटाला था, कुछ नहीं होने दिया। हर मिनिस्ट्री के घोटाले में कुछ नहीं होने दिया। सिर्फ एक 300 करोड़ रुपए का जिसके पास बजट था, उसकी बली हो गई जी। आगे चलिए। हो गई। सुधांशु जी माफ कीजिएगा,
माफ कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद ये गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी। अखिलेश जी मैं आपके पास भी आऊंगा, 1 घंटे का वक्त हमारे पास और है, और राजीव जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हम अब बताएंगे आपको 8 से 9 के बीच में कि आखिर महेश कुमार कैसे पहुंचा विजय सिंगला के पास, कैसे विजय सिंगला से उसकी डील हुई, पैसे को लेकर क्या क्या बातचीत हुई, मिनिस्टर के घर पर किसने किसको बुलाया, ताज होटल कैसे पहुंचा महेश कुमार, कैसे हुई, क्या है डील के अंदर की कहानी, ये हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। बिचौलिए महेश कुमार और साथ ही साथ विजय सिंगला के बीच में 47 बार आता है रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का नाम इन पूरी बातचीत के दौरान। लेकिन कैसे हुई ये डील, आइए आपको बताते हैं। रेल मंत्री से महेश कुमार की मुलाकात टल रही थी, लेकिन विजय सिंगला ने जो महेश कुमार से जो वादा किया था वो पूरा हुआ। ये खुशखबरी महेश कुमार के खास मंजूनाथ ने किसी मिस्टर ए को सुनाई। Mahesh Kumar has joined as MS. Yeah, that's correct. You know? That is known actually. Okay. What is? It is known, sir. Actually, minister has called him. Okay, now. Yeah. So 3 days back, minister has called him to Delhi. Even I was there on that day. Actually, okay. Minister told that I don't want to keep MS post empty. Okay. So you join now immediately. Within 1.5 months, I will take you to ML post. Don't worry, like that actually. Okay. तो मंत्री जी ने खुद ये महेश कुमार को आश्वासन दिया था। और अवधेश जी, आंचल, सुशील कुमार जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मंत्री जी, मंजूनाथ का ये कहना है कि मंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया था। सिंगला की तरफ से काम करने की हामी भरने के बाद महेश कुमार के प्रमोशन के बदले दी जाने वाली रिश्वत पर बात शुरू हो गई। रेलवे के लिए इलेक्ट्रिकल सामान की सप्लाई करने वाले मंजूनाथ को यकीन था कि अगर महेश कुमार रेलवे बोर्ड में मेंबर इलेक्ट्रिकल बन जाते हैं तो फिर उसे ठेका मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए रिश्वत की सौदेबाजी में वो जी जान से भिड़ गया। जरा सुनिए पवन बंसल के भाई मंजूनाथ से क्या बात हो रही थी। Actually, I was also thinking yesterday what is our agenda with these people actually. No, agenda. He will straight talk to you the funding. Okay. I'm telling you. He will straight talk to you, okay, Mr. Manjunath, we will make your man ML or something like that. Okay, you tell me what benefit the Congress party will get. Okay. Now you tell me what is that we should do it. See, that is what is very important actually. No. See, no, that because what people have in mind, to be honest, that signaling department has lot of money. Okay. It has lot of money. Somebody, I don't know whom they have spoken or not. Let us do. Even you don't talk this to Mahesh Kumar. Somebody had put into their mind that Mahesh Kumar can spend up to 10 crores. Up to 10 crores? No. Yes. Somebody has put up in their mind this thing that he has the money power, he has everything, he can spend up to 10 crores. No, but everything will be there. But everything should come out of the business, See, that is very important. Out of the business only afterwards. No, that is what we need to discuss. We need to discuss that what best we can commit. See, what is your feeling? Okay, let us leave this. What they are expecting. See. That is what they gave Vijay. They gave me the hint that we heard that these people are very, very, very comfortable, and at least particularly for Mahesh Kumar, that he can spend up to 10 crores to get ML's this thing.
अब तक आपकी समझ में यह आ गया होगा कि हजारों करोड़ के खेल में कुछ करोड़ की सौदेबाजी महंगी नहीं पड़ रही थी, लेकिन बात बनने में कोई पेच अभी भी फंसा था। मंजूनाथ और संदीप गोयल में आगे की बातचीत जरा गौर से सुनिए। These people will pick up that. Immediately, Manjunath, I'm telling you, actually I was trying to give him some hint that don't speak so much. Actually, I told him also on that day in Bombay also that in front of them you don't speak much because they will pick up immediately whatever we have spoken, that is okay. Now he has picked up that this man, if this man comes, if he can do projects worth 10,000 crore, 20,000 crores. So what is definitely there should not be any difficulty. See, 10,000 crores. 10,000 crore means 10% is what? 10% is what? 1,000 crores. So 1% is what? 100 crores. 0.1% is 10 crore. Like that they will talk. Understood. We need to discuss, either if you can discuss with Mahesh Kumar or something like that. Because of our this elevated projections of thousands of crores of business. Now they are keeping this thing in their mind. So how to tackle this, and what is the strength of the signaling contractors who are those all who are going to support Mahesh Kumar? That what all can contribute in the beginning, and what will be the contribution after, or suppose we want that 10 crores should be met. So they will expect okay you give 5 crores before, 5 crores when he becomes, and then complete it within 2, 3, 4, 5 months, something like that they can talk. Understood. Okay. मंजूनाथ ने साफ कहा कि मैं समझ गया, यानी डील के खेल का खाका साफ हो चुका था। कितना पैसा पहले दिया जाएगा और कितना बाद में, इस पर बात होनी बाकी थी। आंचल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो साफ साफ बात हो रही है, यहाँ पैसों की बात हो रही है। 10,000 करोड़ रुपए के जो ट्रांजैक्शंस होने थे, 10,000 करोड़ रुपए के जो ठेके बेचे जाने थे, अगर ये शब्द का इस्तेमाल किया जाए, तो उसके ट्रांजैक्शन का 0.1% ही तो हम आपको रिश्वत में मांग रहे हैं, एडवांस में। ये कहा जा रहा है महेश कुमार के प्रतिनिधि की तरफ मंजूनाथ से, जो कि पूरा का पूरा लाइजन कर रहा था महेश कुमार के बिहाफ पर। सीधा सीधा पैसा मांगा जा रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सुधांशु मित्तल जी के बात का मैं पहले जवाब दे करके अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। अभी जो वो बोल रहे थे तो मैंने ये कहा भी था कि इसको नोट किया जाए, मैं इसी पे बोलूंगा। उन्होंने एक शब्द कहा था शुरू में ही कि कांग्रेस का कंट्रोल नहीं था सीबीआई पे, इसलिए सीबीआई ने ये काम कर दिया, ये पकड़ लिया बात। अब वो कैसे इतनी सही बात कह गए? कहा था उनका कारण दूसरा था, वो पकड़ लिया। मैंने तो कहा था कारण दूसरा था। नहीं सुन लीजिए, पकड़ इसलिए लिया क्योंकि रंजीत सिन्हा जी का झगड़ा महेश कुमार से था। ये कहा मैंने। सुधांशु भाई, बात को कैसे घुमा रहे हैं? सुधांशु भाई अब आप बोल लिए। अरे जो मैंने कहा था वो बता रहा हूं भाई। प्लीज, मैंने नोट किया जो आपने कहा है, रिवाइंड करके देख आप तो इतने सीजन्ड आदमी हैं, आप बात को क्या घुमा रहे? प्लीज, मैंने तो आपको बार बार ये कहा कि इसलिए पकड़े गए। जो आप तारीफ कर रहे थे भाई, आप पकड़े इसलिए गए क्योंकि उन दोनों का आपसी झगड़ा था। नहीं, आपने कहा कि सीबीआई के कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए ठीक है। तो अगर कंट्रोल में नहीं थी तो अब क्या हम अगर उससे बेईमानी कर रहे हैं तो अब हमारे कंट्रोल में हो गई। दो विरोधाभासी ये कह रहे हैं कि सीबीआई डायरेक्टर महेश कुमार से अपना पर्सनल झगड़ा सेटल कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं, इसीलिए ये कांड खुल गया। नहीं, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप, निकाल के देख लीजिएगा री रोल करके। चलिए, आरपीएफ दूसरी बात, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में ये थे, उसके बाद इनको वहां से हटाया गया और उसमें महेश कुमार ने चिट्ठी लिखी थी उनके खिलाफ। ये सत्य है झूठ है? चलिए बताइए। चलिए अखिलेश भाई, ये जो मैं कह रहा हूं सत्य है झूठ है, ये बोलिए। अभी बात सामने खुलाएगी। क्या चीज कह रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूं कि रंजीत सिन्हा जी जब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में थे तो महेश कुमार ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी थी, तभी उनका जो टेन्योर था उससे पहले वो चले गए थे वापस। और ये इन दोनों का जाति झगड़ा था, ये सबके सामने है, आपको भी पता है।
कि ये झूठ है या सत्य है? आप नहीं, हमें नहीं पता। आप दिल्ली के गलियारों में अब आपको नहीं पता, अगर आपको सत्य जानकारी होगी, अगर आपको सत्य ही नहीं पता तो मैं क्या कह सकता हूँ? लेकिन सुनिए, जो पूछा और ये है, कारण था जो आपको नहीं पता लगा। जो जिस चीज के बारे में आप क्रेडिट ले रहे हैं ना, मैं उसकी आपको वस्तुस्थिति बतला रहा हूं। आप जो कह रहे हैं ना हमारी वजह से इन्होंने पकड़ा गया, तो वो बता रहा हूं आपकी वजह से नहीं। ये पकड़े गए थे क्योंकि दोनों का आपस का झगड़ा था, और उस झगड़े में ये आ गए बीच में। क्यों? वो पकड़ तो रहे थे महेश कुमार को, महेश कुमार का फोन टेप होते होते ये सारी कुलाई खुलती गई, एक के बाद एक परतें खुलती गई, और जो है दबोचले गए बेचारे, इसलिए मारे गए। ये तो सुधांशु मित्तल इसमें आप कहां से आगे भाई? इसमें तर्क है क्योंकि आने के रंजीत सिन्हा के टेकिंग सुन ओवर एक मिनट रंजीत सिन्हा के पास टेक ओवर करने के बाद 7 फोन सर्वेलेंस पर डाले जाते हैं, लेकिन जो किंग पिन हो सकता था इस पूरे मामले में, अगर मान लीजिए सर्वेलेंस के दौरान 47 बार नाम लिया जाता है एमआर का, आपको बाकायदा सुनाई दे रहा है किस तरह से महेश कुमार कह रहा है कि हाँ मैंने रेल मंत्री से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद भी सीबीआई ने रेल मंत्री के ना तो फोन को सर्वेलेंस पे डाला, ना तो रेल मंत्री पर शिकंजा कसा, तो साफ तौर पर आप अभी भी कहेंगे कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अखिलेश जी, आप लोग जब आपस में ये सारी बातें करनी है, जब वो मैं बोलना तो हर कोई बोलने लग रहा है, तो मुझे क्यों बिठाए हैं? प्लीज जाने दीजिए। नहीं कोई नहीं बोलेगा अखिलेश जी, आप बोलिए तो। अभी जो नहीं, अभी मित्तल जी ने फिर बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, अभी मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। अब बीच में आंचल जी बताने लगी, उनके ऊपर वो खुद फंस गए अपनी बातों में फिर क्या के। पवन बंसल जी के अलावा हम सभी फंसे हुए हैं। नहीं अगर नहीं प्लीज दीजिए। मैं अखिलेश भाई को देख के उन्होंने ये कहा, प्लीज सुन ले यार। अब बोल लेने दीजिए सुधांशु जी, बोल लेने दीजिए। दीपक जी प्लीज, सुधांशु जी बोल लेने दीजिए। मुझे राजीव रंजन जी के पास जाना, अगर ऐसा चलता रहा मैं राजीव जी के पास कैसे जाऊंगा? अखिलेश जी बिल्कुल फ्री एंड है, बोलिए। मैं भी नहीं बोलूंगा, आंचल भी नहीं बोलेंगे, सुधांशु भाई भी नहीं बोलेंगे, अवधेश जी भी नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। हमें 5-7 मिनट बाद जाने दीजिएगा। आपसे ये करबद्ध प्रार्थना है मेरा, मैं हुज्जत नहीं कर सकता हूं। सुधांशु जी ने अभी कहा कि सर्विलांस पे टेप लगे थे, फिर वही बात जो पहले आप लोगों ने, फिर वही बात उन्होंने कही। ठीक है, सब टेप था, जितने टेप हैं वो पहले से लगे तभी तो हैं, तो सब तो जान रही थी सीबीआई। सब जानने के बाद सुधांशु जी नहीं जान रहे थे, न बीजेपी का कोई नेता जान रहा था, न कहीं लीक हुई थी। और बंसल जी का भी जिक्र हो रहा है, बंसल जी के भांजे का भी जिक्र हो रहा है। तो इस सब जानने के बाद भी अगर सीबीआई ने इतना बड़ा काम किया, तो इसका माने तो यही है जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि सीबीआई निष्पक्ष है, तभी तो किया है। तो आने के जमा करने के बाद सीबीआई को जानकारी हुई कि इसमें बंसल जी भी थे। दूसरी बात दीपक जी, जो जांच एजेंसी होती है, कोई भी जांच एजेंसी हो, कोई भी, हम ABCD का नाम नहीं लेते हैं, उसकी जांच रिपोर्ट जब कोर्ट में जाती है तो हर कोई, पक्ष का वकील और विपक्ष का वकील, दोनों उसी जांच रिपोर्ट की बखिया उधेड़ते हैं, उसी पे बहस होती है, उसी की कमी ढूंढी जाती है, उसी का प्लस बताया जाता है। अदालत देखती है, अदालत हर चीज को गूढ़ता से, उसको बारीकी से, उसको तथ्यों को, सबूतों को, गवाहों के आधार पे अपना मन बनाती है। तो चाहे सीबीआई की जांच रिपोर्ट हो उसमें, चाहे थाने की जांच रिपोर्ट हो, हम आप इस तरह की बहस कर सकते हैं, क्योंकि उसका अधिकार है बहस करने का, क्योंकि उसी जांच रिपोर्ट पे ही बहस होती है कि कैसे जांच की है, क्या कमी है, क्या उसने प्रूफ दिया, क्या छोड़ा है। तो ये सीबीआई की सिर्फ बात नहीं, हर जांच एजेंसी के लिए होती है, वो हो रही है। मामला सब जुडिस है, कोर्ट निर्णय करेगा, बहस हो रहा है। जिस किसी के पास यदि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, या कि कोई बहुत सोच रहा है कि इस पे एक तरफा हो रहा है, पार्टी बन जाए, कोर्ट में अनुरोध कर ले, जाके गवाह बन जाए, सबूत दे दे, सब कुछ कर ले। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है। और जब मामला सब जुडिस हो गया तो अदालत हर चीज को देखती है, वो जांच एजेंसियों के बस में कुछ नहीं रह जाता है। अब आप सुधांशु जी आगे जो कहें।
आता हूं आपके पास, राजीव रंजन जी के पास चलूंगा। राजीव रंजन जी, कांग्रेस और बीजेपी की जो नोक जोक देख रहे हैं उसमें से क्या निकालते हैं आप? आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है यहाँ पर, या सफेद है? देखिए, तंत्र में सड़ांध है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मेरी चादर सफेद और उनकी चादर मैली, ये जो कहानी है भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह की लड़ाई दिख रही है, मुझे लगता है हमें अखिलेश जी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। उन्होंने कहा सीबीआई ने अपनी बातें रखी हैं और ऑनरेबल कोर्ट को ये एग्जामिन करना है कि अगर डिस्क्रेशन इन्वेस्टिगेशन अफसर ने रखा है कि हम किनको इसमें गवाह बनाएंगे, तो आपके यहाँ एक एमिनेंट जूरिस्ट ने भी इस बात को कहा कि वो ट्रायल के दौरान उस डिस्क्रेशन को भी चैलेंज किया जा सकता है और उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। सवाल ये है कि सुधांशु मित्तल जी कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर, देश के भ्रष्टाचार पर चिंतित हैं। हम सब लोग चिंतित थे। हम तो ये कहते थे कि थॉमस जैसे अधिकारी अगर सीवीसी हो जाते हैं, जिन पर पामोलिन कांड में संलिप्तता का आरोप था, हम तो ये बात लगातार भ्रष्टाचार को लेकर कहते रहे। लेकिन जिस तरह से गुजरात में एक सजायाफ्ता मंत्री को मंत्री परिषद में बनाए रख करके जिस तरह से देश के संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादा को धता बताने की कोशिश की गई है, राजीव रंजन जी, उनकी सजा स्टे हो गई यार। मैंने इसके पहले की बात कही है। हाँ, उनकी सजा स्टे हो गई है। इतने दिनों तक कोर्ट का फैसला क्या होगा इसका अनुमान था क्या नरेंद्र मोदी जी को? पर गुजरात दंगों के मामले में कोर्ट में चल रहे हैं, तो आप उनको एक्यूज कैसे कहते हैं? इसका अंदाजा तो नहीं था। राजीव रंजन जी, गुजरात दंगों में केस भी कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने क्लीन चिट दी है, तो फिर आप उनको दागी कैसे कहते हैं अगर पवन बंसल दागी नहीं है तो? चाहूंगा नहीं, मैंने कहा पवन बंसल जी के खिलाफ पुख्ता आरोप हैं और उन आरोपों के आधार पर पवन बंसल जी को क्लीन चिट दिया जाना आसान नहीं है। हमारा यह कहना है भ्रष्टाचार पर बहस करने समय पार्टियों के दलगत सीमाओं के बीच बांध करके जिस तरह के अट्टहास यहाँ हो रहे हैं और जिस तरह से बातें रखी जा रही है, इसकी गंभीरता कम हो रही है। अगर रेड्डी ब्रदर्स को भाजपा के शीर्ष के नेताओं का संरक्षण नहीं होता, तो जिस तरह से आंध्र और कर्नाटक की सीमाओं पर वहां जमीन के गर्भ से निकल करके अवैध खनन का कारोबार, अरबों रुपए का कारोबार हुआ और सत्ता के नए समीकरण गढ़े गए, जिसका असर कहीं न कहीं उन राज्यों की राजनीति पर भी कर लेंगे आगे। आज तो पवन बंसल पर ना राजीव जी, आज हम लोग जाना था, जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना हो रहा है। अभी अखिलेश जी ने भी यही कहा कि कानून अपना काम कर लेगा। सुशील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीबीआई ने शुरुआत तो की 90 लाख, ये मतलब बड़ा ऐतिहासिक, जनता को भी लगा कि 90 लाख रुपए अचानक से मामा जी के भांजे को पकड़ लिया जाता है रंगे हाथ, लेकिन मिडवे चलते चलते जिस तरह के लूपहोल्स अब आ रहे हैं कि चेन ऑफ इवेंट्स कंप्लीट करने की कोशिश नहीं की सीबीआई ने, आपको लगता है बहुत सारे ग्रे एरियाज जानबूझकर छोड़ दिए गए हैं पवन कुमार बंसल को बचाने के लिए? देखिए, ऐसा संदेह पैदा होता है, लेकिन इस वक्त दो विकल्प हैं। एक तो अभी भी सीबीआई को पावर है अपनी गलती सुधारने के लिए 173(8) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके वो फैक्ट्स को सामने ला सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त जो मामला कोर्ट के अंदर है उसमें भी दो विकल्प हैं। अभी परसों 18 तारीख को 5 जजेस ने कि विजय सिंगला आखिरकार पैसा ले रहा था, वो तो एक निजी आदमी था, प्राइवेट पर्सन था, वो तो नियुक्तियां नहीं करा सकता था, तो अगर उसने पैसा लिया तो किसके लिए लिया, कौन बेनिफिशियरी था? देखिए, पैसा कोई भी पाए, अगर उसमें उनकी डिस्क्रिशन इस्तेमाल हो सकती है पद लेने के लिए, तो वो अपने आप में एक अपराध बन जाता है पब्लिक सर्वेंट के लिए। हमको बेनिफिशियरी से मतलब नहीं है, हमको पद के दुरुपयोग से मतलब है। तो ऐसे में यानी जानबूझकर सीबीआई ने उनको विटनेस बनाया ना, उनको साथ ही साथ एक्यूज बनाना चाहिए था सीबीआई को। बनाना चाहिए था और अभी भी बना सकते हैं अगर वो चाहें तो। 173(8) में रोज बनाती है एक्यूज को विटनेस, विटनेस को एक्यूज बनाना सीबीआई के बाएं हाथ का खेल है। मेरे पास बहुत सारे केस, पॉलिटिकल केस ऐसे, जब चाहे जो करते हैं, लेकिन कोर्ट भी अभी भी कर सकती है। तो चाहे कोई सा विकल्प हो, अगर आप सत्य पाना चाहते हैं तो उसकी निष्पक्ष काम होना चाहिए। कोर्ट पावर एक्सरसाइज करे,
सीबीआई आज भी पावर एक्सरसाइज करे। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं की, उसको तो आप वापस ला नहीं पाएंगे, वो तो मिसयूज खत्म हो चुका है। लेकिन सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से आज भी सीबीआई कह सकती है कि इस विटनेस को हम ट्रांसपोज करके एक्यूज बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर, एक छोटा सा सवाल कि मेंबर स्टाफ कब बनने जा रहा था महेश कुमार, उसको इस बात का अंदाजा था, तारीख उसको पता थी, जिस दिन ये काम हुआ उसके अगले दिन पकड़ा जाता है विजय सिंगला 90 लाख रुपए के साथ। तो इतनी सारी कल्पेबिलिटी के बावजूद कि उसको सब पता है कि क्या होने जा रहा है और विजय सिंगला राइट हैंड मैन सब कुछ काम करा रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि रेल मंत्री का कोई इसमें वो नहीं हो सकता है, रोल नहीं हो सकता है, जबकि रेल मंत्री के हस्ताक्षर के बाद ही अपॉइंटमेंट्स कमेटी को जाता है और वहां से सैंक्शन सिर्फ एंडोर्समेंट की तरह होती है? इसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और इस स्टेज पर केवल सस्पिशन, स्ट्रॉन्ग सस्पिशन काफी है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक यह जगह अगर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है तो आप ट्रायल कर सकते हैं उस आदमी का, अपने आप को वो डिफेंड करेगा, जैसे आम एक्यूज के साथ होता है ऐसे वीआईपी एक्यूज के साथ भी होना चाहिए। वीआईपी एक्यूज के साथ भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ अब देखिए, दो पक्ष से इसका विश्लेषण करिए। ये कोर्ट भी है, ये कोर्ट के बाहर की भी धारणा है। पहले चार्जशीट जो है अखिलेश जी आपके लिए, चार्जशीट से मैंने 8 निष्कर्ष निकाले हैं छोटे छोटे। पहला निष्कर्ष है कि जितने लोग ये 10 एक्यूज जो पकड़ में आए हैं उनके बीच केवल टेलीफोन पर लेन देन और बिजनेस की बात हो रही है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा, मंत्री के घर का फोन इस्तेमाल हो रहा है, वो कहा जा रहा है कि सर इस पर विजय बैठा हुआ है, इस पर बात कर लीजिए। अधिकारी ये बार बार बता रहे हैं कि ये टेंडर निकालूंगा, इसको ऐसे भरना है, इसमें इतना होगा। बार बार एमआर बंसल का, एमआर या बंसल का नाम आ रहा है। जो एफिडेविट बंसल के ओएसडी ने दिया है उसमें इन लोगों से अजय गर्ग और बाकी से बिजनेस डील है। सीबीआई केवल फोन टेप कर सकती है, जो आसपास हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं वो नहीं कर सकती है। सब बिजनेसमैन अगर कह रहा है कि भैया वो तो पकड़ लेगा, अगर हमारा बिजनेस का लाभ ज्यादा है तो वो तो पकड़ेगा, 10 करोड़ की बात तो करेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। और बिजनेसमैन चाह रहा है कि ये व्यक्ति उस पद पर जाए और बिजनेस विजय सिंगला के माध्यम से हो सकता है। तो ये 8 बातें हैं। अगर आपके घर में आप रेल मिनिस्टर है, इतना कुछ हो रहा है, जरा रुक जाइए सुधांशु जी, इतनी डीलिंग हो रही है, तो क्या इसमें रेल मंत्री कोई दोषी ही नहीं है? मैं सीबीआई को यहां छोड़ देता हूं, कोर्ट को छोड़ देता हूं। मुझे तो मुकेश का वो गाना याद आ रहा है अखिलेश जी, कि तुझको है दिल से बेदिली, हमको है दिल पे गरूर, तुम ये माने या न माने लोग मानेंगे जरूर। तो ये लोगों का भी है, देश में जो धारणा बन रही है कि ये पवन बंसल इसमें मुख्य किंग पिन है, वो कोर्ट से बरी भी हो जाए, ये देश उनको कभी बरी नहीं कर सकता है। और अखिलेश जी आपके लिए विशेष, क्योंकि आप एक ऐसे राजनेता है हम लोगों के बीच में जो शालीन बात करते हैं कि ये भीष्म जो प्रवृत्ति है हमारी राजनीति में, जिसकी और राजीव जी इशारा कर रहे थे, तो भीष्म पितामह का बाकी गुण तो हम नहीं अपनाते हैं, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण के समय हम बिल्कुल जो है दुशासन और दुर्योधन का विरोध नहीं करेंगे और हम जो है सत्ता की रक्षा करेंगे। ये जो राजनेताओं की समस्या है, उसी से सारे राजनेता हमारे देश के कलंकित हो रहे हैं। इसलिए आप लोग कृपा करके इस भीष्म प्रवृत्ति से बाहर निकलिए। लोग तो जान ही रहे हैं, आप चाहे जो कुछ भी माने। अखिलेश जी कुछ कहेंगे आप इस पे? हाँ, एकदम दीपक जी जी एकदम सही बात कही है, इसीलिए एकदम सही बात कही है और इसीलिए सीबीआई ने ये काम किया है, इसीलिए ये काम किया है कि हमारे भ्रष्टाचार निकले, अच्छे लोग पकड़े गए, बड़े लोग पकड़े गए। पहला जवाब। दूसरा, इन्होंने कहा कि परसेप्शन बन गया है। ठीक है, पब्लिक परसेप्शन होता है, हम उस पर एतराज नहीं करते हैं, चाहे वो बंसल साहब हो, चाहे कंसल साहब हो, चाहे मोदी जी हो, पब्लिक परसेप्शन बनता है, ये भी सही है, इस पर हम एतराज नहीं करते। सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पे परसेप्शन नहीं बनता है, जो भी नेता है, जो भी जहां कर रहा है, उन पे भी परसेप्शन उतना ही बनता है जनता के बीच में। तीसरी बात, 5, 7, 8 लोग शायद अभी भी जेल में हैं और उन पे गवाह हैं हमारे जो तत्कालीन रेल मंत्री। तो जब बहस होगी, कोई बात आएगी, क्योंकि सारी बातें हमारे लिए अवधेश जी ने कही थी, इसलिए मैं उन्हीं को सुना रहा हूं, तो वो पकड़े गए लोग बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से मेरी बात हुई थी। अरे ये तो हम ही बता रहे हैं, ये कोर्ट में सीबीआई बता चुकी है, जिसमें 47 बार पवन बंसल का नाम आया है। नहीं, प्लीज सुन लें, फिर वह बीच में आप
जैसे आप लोगों की बात मजबूती से डिसोन होती है, आप लोग तुरंत हमारे ऊपर हमारी बात को काट देते हैं। जब बहस होगी, एक्सपर्ट बैठे हैं, हम लॉ के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन जब बहस होगी तो पता लगेगा कि भाई कहां तक पहुंच थी, कहां तक मामला था, फिर उस पर कानून अपना काम करेगा। तो आप आधे घंटे और रुक जाइए, क्योंकि कुछ और टेप सुनानी है, भी है कुछ और टेप सुनानी है आपको, कुछ और टेप सुनानी है। अखिलेश जी आधे घंटे और रुक जाइए, ये सारी टेपें, लेकिन ये सारी टेपें, मुझे एक ब्रेक लेना है, आधा घंटा और है हमारे पास बहस के लिए। अब तक घूस की रकम लगभग तय हो चुकी थी, ये पैसा कैसे और कब देना है इस पर बातचीत होनी थी। इस बीच संदीप गोयल ने विजय सिंगला को भरोसा दिला दिया था कि महेश कुमार के साथ डील करने में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन विजय सिंगला को एक शक हुआ। सिंगला को पता चला कि महेश कुमार अपनी पोस्टिंग के लिए पवन बंसल के साले से भी संपर्क साध रहे हैं। सिंगला को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने महेश कुमार से सीधे सीधे इस पर सफाई मांगी। महेश कुमार को रेलवे बोर्ड में मेंबर इलेक्ट्रिकल बनवाने के लिए बिचौलिए की भूमिका संदीप गोयल निभा रहा था, जो महेश कुमार का भी खास था और तब के रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला का भी करीबी। विजय सिंगला को संदीप गोयल ने शीशे में कैसे उतारा, पहले ये सुन लीजिए। नहीं, बंदा जेन्युइन है, ये बंदा बहुत जेन्युइन है, पुराना दोस्त है मेरा, जो बंदा जेन्युइन है। नहीं तो एक ना मैं महेश कुमार ने कहने में कोई कैटर कूटर जी सी भी वो कहना 6 महीने ਦੇ एक्सटेंड कर दो, अपन ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸੇ एक्सटेंड ਕਰ ਦਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਕਹਾ ਜੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਝਾਂ को ਭੇਜਣਾ ਭੇਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। अच्छा ठीक है मैं ट्यूसडे ਨੂੰ ਆਉਂਗਾ, ਉਹ ਆਰ ਕੇ ਲਗਾ ਚਲੋ ਆ ਜੂ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵਾਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ट्यूसडे दिल्ली और जे कोई आपे करा लूगा यार, तां की गल हैगी है, बस दस दूगा ही होगी गल बस। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। ये कहना भी रेट ही बढ़ावांगे, बस वो थोड़े ਜਿਹੇ रेट दूर बढ़ा रहे हैं बस। अच्छा ना बढ़ा के मतलब भी ਜਿਹੜੀ एक्सटेंड करनी है? नहीं एक्सटेंड नहीं करते, बस रेट बढ़ा देंगे ना दे। अच्छा ओके अच्छा ठीक है समझ गया। संदीप गोयल को कौन सी बात समझ में आई, ये संदीप और महेश कुमार के बीच हुई बातचीत में साफ हो गया। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे? ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, कुछ बात हुई क्या तुम्हारी जाते वाते टाइम? किसके साथ सर? वो वही अपना जब तुम लोग वापस जाने में कुछ फर्दर बात थी इशू पे? हाँ बिल्कुल। बस वो मतलब ऐसा है सर, 99% जो है वो एक्चुअली ना रोकना नहीं चाह रहे, वो एमएस वाला। मैंने तो काफी जोर लगाया है, मैंने चलो अगर नहीं रोकना तो हम लोग बात ये है कि फिर मैंने कहा साहब के लिए फुल फ्लेज्ड एमएल वाला रखो फिर। तो वो इतनी बात तो मेरी हो गई है सर। महेश कुमार को भरोसा दिलाने के लिए संदीप कुमार ने उनकी विजय सिंगला से सीधी बात कराई। सुनिए क्या बात हुई। सर ये एक नंबर नोट करना जी दिल्ली का। 237 812 हाँ विजय इस नंबर पे बैठा जी, एक मिनट बात करो आप जरा। महेश कुमार ने विजय सिंगला से पहले अपने खासम खास मंजूनाथ को फोन किया। हेलो कहाँ हूँ वेर यू? हाँ बताइए सर, आई एम बैंगलोर ओनली सर। नहीं दिस that fellow no that whom we went, Vijay Singla. He wanted to discuss. Okay sir, okay sir. Probably he wants to discuss some deal or something like that. Understood. So now you tell me, can you go to Delhi or Chandigarh to meet him? We can do that sir, no problem. Okay. मंजूनाथ ने महेश कुमार की ओर से विजय सिंगला से बात की। इस बीच संदीप गोयल भी विजय सिंगला और महेश कुमार के बीच की कड़ी बना रहा। डील करीब पक्की हो चुकी थी, जैसा कि संदीप और महेश कुमार की बातों से साफ हो जाता है। हेलो हाँ बोलो संदीप। नमस्कार सर। अच्छा मैं इधर ही था जी, विजय के पास ही था, तो बात हो रही थी। तो उसमें 2-3 जो चीजें हैं ना जी, एक तो मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी मैं कर दूं अगर, तो
बुधवार को अगर आप आ सकते हो। कहाँ पे? दिल्ली। बुधवार? हाँ, तो अच्छा, तो थोड़ी बहुत मीटिंग हो जाएगी। और सेकंड ये था, वो मतलब कुछ बात हो रही थी जो लोकल चैनल में आपने दिल्ली से कोई थोड़ा बहुत, या राहुल के साथ जो है ना जी, कोई भी किसी तरह की कोई बात ना करो। वो जो दिल्ली वाला कोई चैनल है ना, वो जो मतलब रिलेशन में है इधर से कोई। थोड़ी देर तक महेश कुमार को अंदर का खेल समझाने के बाद संदीप गोयल ने फोन विजय सिंगला को थमा दिया। एक मिनट, विजय से बात करना। हाँ विजय जी, हाँ विजय जी, मेरा तो कोई ईडी कोई बोर्ड में वो नहीं है रिलेशन में। नहीं, वो जो डिम्पी है मामा जी का साला है, जो ये एमआर जो है इनका साला है। हाँ ठीक है, डिम्पी है उसका नाम, वैसे मेरे को मालूम नहीं क्या नाम मेरे को नहीं, बट विजय जी देखिए, मेरे ऊपर वो करिए विश्वास। मैं तो जानता भी नहीं था उसको, डिम्पी को, और ना मेरे से कोई बात होती, ना मुझे पता कि कोई डिम्पी नाम की चीज है, कोई बिल्कुल, मतलब मुझे तो इनका पता भी नहीं का साला कहाँ है। मैंने आपको एक बार इसको बताया था संदीप को कि एक आदमी पीके शर्मा करके, ये जो हमारा एक्स एडवाइजर रिटायर हुआ था एक रेलवे से, वो 1 साल पहले रिटायर हुआ मुझसे, एक बैच मेरे बैच का है वो। एक बार उसने मुझे कहा था, जब जिससे पहले कि मैं संदीप से मिला था, कि मैं किससे मिलाना चाहता हूँ आपको, तो उसके बाद मैं संदीप से मिल जाता। एक दिन मुझे उसने फिर फोन किया कि मैं मिलाना चाहता हूँ। मैं कहा नहीं, मेरा कोई काम नहीं है। तो मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन है वो। विजय सिंगला नहीं चाहता था कि महेश कुमार के साथ उसकी डील में कोई और टांग अड़ाए। उसकी हिदायत महेश कुमार ने मान ली और इसी बातचीत में पक्की हो गई विजय और महेश कुमार की अगली मुलाकात। विजय ने महेश कुमार से वादा किया कि वो मामा जी से उनकी मुलाकात करवा देगा, ताकि महेश कुमार को तसल्ली हो जाए कि उनका काम 100% हो जाएगा। आंचल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महेश कुमार ने 6 अशोका रोड पहुंचे तो पता चला कि पवन बंसल रेल मंत्रालय के लिए निकल चुके थे। महेश कुमार ने संदीप को फोन मिलाया। हेलो। हाँ, एमआर तो है नहीं यहाँ पे। नहीं है? अच्छा, ऑफिस चले गए। अच्छा, वो किसी के साथ बैठा हुआ है, सुना? हाँ जी, वो किसी के साथ बैठा हुआ है। अच्छा, बैठा हुआ किसी के साथ। अच्छा। तो वो वाली बात की एमआर से कल आएगा, तो वो तो फिर नहीं हुई है ना? हाँ जी, तो एमआर वाली बात तो नहीं होगी ना फिर आज? नहीं, मेरे को लगाएगा चाहे ऑफिस लेके जाए आपको। ऑफिस लेके जाएगा आपको, ये कहा जा रहा है रेल मंत्री के लिए। घूसकांड की डील फाइनल करने से पहले महेश कुमार ने मंजूनाथ और संदीप गोयल से मुंबई में सीधी मुलाकात की। मीटिंग ताज होटल में हुई थी। सुनिए कैसे महेश कुमार, संदीप गोयल और मंजूनाथ एक दूसरे से मिलने को बेताब थे। रेल घुसकांड की स्क्रिप्ट चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली और मुंबई के बीच लिखी गई। मुंबई में 30 मार्च को हुई एक मीटिंग पर सीबीआई ने खास निगाह बनाकर रखी हुई थी। फोन टैपिंग से इसको लेकर अहम खुलासे हुए। पहले ये जान लीजिए ये मीटिंग मुंबई में कहां हुई थी और इसमें कौन कौन शरीक हुआ था। 7:30 Okay. So shall we meet in Taj at 7:30? Or if there is any, you can ask him, Mahesh Kumar. No, I think Taj should be okay. Taj should be okay. Let us not change it. Okay. Yeah, Taj, we are meeting Marine Drive, Taj actually. Okay, na? 7:30 बजे शाम का टाइम फिक्स हो गया था। मुंबई की इस मीटिंग में मंजूनाथ, महेश कुमार और संदीप गोयल साथ बैठने वाले थे। महेश कुमार ने ताज होटल पहुंचने के बाद मंजूनाथ को कॉल किया। टूरिस्ट? Oh, sir, we already reached, sir. We are in Masalak Trust, sir. Hello? We are in Masalak Trust, sir. अरे, I could not, I'm not getting you. बताओ? Sir, actually, we are already inside Taj. Okay, ठीक है। महेश कुमार तब पश्चिम रेल के जीएम थे और वो रेल बोर्ड में मेंबर इलेक्ट्रिक बनने के लिए मंजूनाथ और संदीप गोयल के जरिए विजय सिंगला और पवन बंसल से बात पक्की करना चाहते थे। सीबीआई ने बाद में बंसल के 16 अप्रैल को किए गए मुंबई दौरे पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। सीबीआई का दावा है कि बंसल के साथ तब उनके भांजे विजय सिंगला भी मुंबई में थे और उनकी महेश कुमार से खास मुलाकात हुई थी। आंचल आनंद, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
तो ऐसे हुई थी पूरी डील। लेकिन आजकल इसमें सबसे बड़ी बात, मेंबर इलेक्ट्रिकल तो बने नहीं, सिर्फ मेंबर रेलवे बोर्ड बनकर रह गए। तो क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पर, क्यों नहीं बन पाए मेंबर इलेक्ट्रिकल? देखिए, क्या पैसे टाइम पर नहीं पहुंचे? दौरान ही चार्जशीट भी ये बताती है कि एक पॉइंट के बाद आके विजय सिंगला को खुद पता चल गया था कि मेंबर स्टाफ से ज्यादा ये नहीं बनने जा रहे हैं। इवन महेश कुमार को यह पता था कि वो मेंबर स्टाफ ही बनने जा रहा है, इसीलिए उसने अपनी कॉन्वर्सेशंस में, बाकायदा ये कॉन्वर्सेशन है मंजुनाथ और महेश कुमार के बीच में, जिसमें उसने कहा है कि देखो अब मेंबर स्टाफ का बात चल रही है, तुम ऐसा करो, तुम इस केस को पुश करो कि जब तक मेंबर इलेक्ट्रिकल में नहीं बन जाता हूं, जिसके लिए 10 करोड़ की रकम तय हुई थी, तब तक SNT यानी कि सिग्नल एंड ट्रैफिकिंग के लिए मेरे को पोस्ट रहे और मैं GM वेस्टर्न रेलवे कंटिन्यू करता रहूं। और यह भी बात कही उसके अंदर कि इस दौरान महेश कुमार की मोडस ऑपरेंडाई देखिए कि मंजूनाथ, वो शख्स जो बाकायदा व्हीलिंग डीलिंग कर रहा था उसके लिए, उसका ये कहना था कि मंजूनाथ को भी उसने बोला कि तुम्हारा ईमेल आईडी क्या है, तुम्हें एक प्रपोजल भेज रहा हूं जो मैं रेलवे बोर्ड को भेजूंगा, तुम उस पर ओके कर देना, देख लेना वो ठीक है या नहीं है। यानी कि मंजूनाथ उसके लिए रिश्वत दे, इसके लिए भी बाकायदा उसको एक तरह से एक टेंडर देने की बात हो रही थी। यानी कि चाहे वो विजय सिंगला हो, अजय गर्ग हो, तमाम लोग चंडीगढ़ के हों, या फिर मंजुनाथ हो जो उसके लिए ले रहा था, हर जगह पे लाखों करोड़ों के टेंडर्स यहाँ पर दिए जा रहे थे, बात की जा रही थी, डीलिंग हो रही थी। और क्या इसमें माना जाए कि पवन कुमार बंसल पूरी तरह से धृतराज बने हुए देख रहे हैं, जबकि खास तौर से यहाँ पर अगर आप महेश कुमार की कॉन्वर्सेशन देखिए, एक एक चीज के बारे में वो शख्स इतना पर्टिकुलर है, बाकायदा मांडवली कर रहा है छोटी छोटी चीजों के लिए, अगर मुंबईया भाषा में बोला जाए। वो शख्स अपनी कॉन्वर्सेशन में ये आश्वासन देता है कि हाँ, मेरी रेल मंत्री से बात हुई, रेल मंत्री ने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन साथ ही साथ वो ये कहता है कि मैंने उनसे सिर्फ आशीर्वाद मांगा, मैंने आगे पोस्ट वगैरह की बात नहीं की। तो कुल मिला के जब मेंबर स्टाफ तक की बात पहुंची और खुद ये महेश कुमार जानता था, तो एक प्लान बी ऑलरेडी क्रिएट हो गया था कि अगर मैं मेंबर इलेक्ट्रिकल नहीं बन रहा हूं तो तब तक क्या किया जाए। और उसी के लिए 2 करोड़ की रकम जो है, जो मार्केट से उठाई जा रही थी। बिल्कुल, 2 करोड़ की रकम मार्केट से उठाई जा रही थी। घूस देने की भी अपनी एक अलग प्रकृति और अपनी एक अलग संस्कृति होती है। क्यों किया गया यहाँ पर व्हाइट मनी को ब्लैक किया गया? क्योंकि विजय सिंगला ब्लैक में पैसे मांग रहा था, कहीं एक जगह पे लोन लिया गया, जो उनकी कंपनी की पेमेंट थी मंजुनाथ की, उसको ब्लैक किया गया और हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया गया। सुधांशु जी से सुन लेते हैं। सुधांशु जी, लेकिन कैसे दी जाती है घूस और कैसे ली जाती है घूस? वो बाद में आऊंगा, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं दीपक जी, जितना खुलासा आपने करा है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, अगर कोई अवार्ड हो तो उसके लिए मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि सारे टेप निकाल के दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, इन टेपों को सुनने के बाद भी अगर कोई कहता है कि भाई पवन कुमार बंसल का कोई लेना देना नहीं था, जिसके घर पे जाते हैं वो कहते हैं RM चले गए हैं यहाँ पे, वो कहते हैं अच्छा वो अभी आपको जाके मिला देंगे, और RM का उनसे कोई वास्ता नहीं था, तो भैया एक वो कहते हैं कि हम लोग शायद रोटी को रोटी नहीं कहते, चोची कहते हैं। इतनी कॉमन सेंस शायद दुनिया में तो है, लोगों में है, जिनमें नहीं है उनका मैं क्या कह सकता हूं। अवधेश भाई अभी अखिलेश जी के लिए कह रहे थे कि ये जो है भीष्म पितामह की तरह जो है द्रौपदी का चीरहरण देखते रह रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं उसमें एक और कुछ कहना चाहता हूं, ये शोले में जय जो है, जय बने हुए शोले के अमिताभ बच्चन, इनका दोस्त वीरू धर्मेंद्र कुछ भी कर ले, लेकिन मौसी के सामने वो तारीफ के पुल बांधते जा रहे थे। वैसे अखिलेश भाई, चाहे पवन कुमार बंसल कुछ भी कर ले, आपके मुंह से कभी नहीं निकल सकता कि भाई ये गलत हुआ है। अब आगे चलिए इस केस के अंदर, आप क्या सोचते हैं? महेश को इतनी टेप सुनने के बाद महेश कुमार जैसा होशियार आदमी, चलता पुर्जा आदमी, जिसने बैकएंड अपना कवर कर रखा है कि मुझे घूस भी देनी है तो कॉन्ट्रैक्टर से कैसे दिलवा दूंगा, वो उसका ईमेल लेके कहता है कि ये जो मैं प्रपोजल भेज रहा हूं इसको अप्रूव कर दे, ताकि अगर हो जाएगा तो तेरे से पैसे आ जाएंगे, मैं दे पाऊंगा। वो इतना मूर्ख आदमी लगता है आपको क्या कि वो ये जाने बिना कि पवन कुमार बंसल उसका काम करेंगे, या ये लोग जो कह रहे हैं ये पवन कुमार बंसल के साथ मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए हैं, या उनका पवन कुमार से कुछ काम करवाने का अस्तित्व है या हैसियत है या नहीं है, उसके बिना ही वो इतना कर देगा? वो उसके बिना ही 90 लाख रुपए दे देगा? अरे वो घर गया है उनके, वो उसके साथ दफ्तर लेके जा रहे हैं उसको। और मैं आपको एक और बताऊं,
ये जो कह रहे ना हमने टेप नहीं करा, जब ये टेप हो रही थी तो पवन बंसल की टेप क्यों नहीं हुई? ये जो अभी अखिलेश भाई कह रहे थे ना कि देखिए सीबीआई जो है हमने कुछ नहीं करा, अरे मैं आपको बता रहा हूं जो मेरी बात थी वो अब सत्य होती दिख रही है कि भाई ये सारा काम तो महेश कुमार वर्सेस डायरेक्टर था। अब उसके अंदर होते होते पर्दे खुलते खुलते कहीं एक बड़ा जो है शिकार भी हाथ लग गया। अब शिकार हाथ लग गया तो यार इसको निगला कैसे जाए, तो कुछ चीजें छोड़ दी जानी चाहिए। सारे में ये हुआ है। लेकिन और सीबीआई की जज ने इसमें आप सुधांशु जी आप अनुभवी हैं, इसमें पवन बंसल को कहां ढूंढेंगे? मुझे तो नुसरत फतेह अली खान का वो जो गाना है गोरख धंधा याद आ रहा है कि कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा, गरीब मिट गए पामाल हो गए तो तुम किसी तक न आज तक तेरा निशा पहुंचा, हो भी नहीं और सब जगह हो, तू तो एक गोरख धंधा हो। तो इसमें तो हो भी नहीं सब जगह है, लेकिन पता कैसे करेंगे इस गोरख धंधा को? अवधेश जी बड़ा याद करके आए हैं। अवधेश जी लॉ में एक कॉन्सेप्ट है वाइकेरियस लाइबिलिटी का। जो है जो सारा कुछ धंधा हुआ है उसकी ना केवल वाइकेरियस लाइबिलिटी है, लीगल लाइबिलिटी है। और इसमें तो जो एविडेंस सामने आ रही है उसमें तो इतना क्लियर है इन्वॉल्वमेंट का कि पूछे ही नहीं। अब देश पर लग गया है, देखिए पूरा रेलवे विभाग अखिलेश जी जनता के पैसे से चलता है, वो पूरी बिक्री पर लगा दिया गया और देश शांत है। मैं लीगल से ज्यादा इसमें समाज की और राजनीति की भूमिका देखता हूं कि छोड़ दीजिए सीबीआई और कोर्ट के, क्या पूरे भारत देश को उस फिल्म में जैसे इंडिया को दांव पर लगा के नीलामी की जाती है, क्या हमारे देश की वैसे ही एक एक संस्थाओं की नीलामी हो जाएगी? भावनाओं में मत बहें, भावनाओं में मत बहें, भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल रखिए। अगर देश में नहीं पैदा होगी, नहीं भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं। हम सीधे अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास जाते हैं। अखिलेश जी क्या जवाब देंगे? अब तो आप रुक गए हैं, तो मैं आपसे और राजीव रंजन जी से कमेंट लूंगा, फिर मैं कंक्लूड करूंगा आंचल के साथ और सुशील कुमार जी के साथ। जी मेरे को भी चांस देना है आपको। मेरा एक बड़ा कमजोर पक्ष है। अभी सुधांशु जी ने भी और अवधेश भाई ने भी पिक्चरों का जिक्र किया। 20-25 साल में एक आध पिक्चर मैंने देखी होगी और आज भी घर वाले गए हैं, मैं आपके साथ बैठा हूं, तो इसलिए मैं पिक्चरों का उदाहरण दे नहीं पाऊंगा, मैंने पिक्चर देखी नहीं। दूसरी बात, जिस तरह से आप लोग जिरह कर रहे हैं, जांच एजेंसियों की हर रिपोर्ट पे इसी तरह पक्ष विपक्ष जिरह करता, अदालत फैसला देगी, इसमें भी अदालत फैसला देगी, इसलिए हमें यहाँ जिरह करने से कोई फायदा नहीं है। तीसरी बात, अभी सुधांशु जी ने, उससे बेहतर है कि हम सुधांशु जी का जवाब दें। सुधांशु जी ने अभी बताया कि ये है और बड़ा पुख्ता सबूत है और ये बनता है और इनको एकदम से बुक कर देना चाहिए। खैर वो अदालत करेगी, लेकिन ये सारी चीजें कान की सुनी है, इनके आंख की देखी चीज थी। उसको ये कहते थे कि ऐसा कहीं कुछ नहीं था। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जो एक मामला आया था, जिन लोगों ने खुलासा किया उनको उठा के अलग भी बंद कर दिया। हालांकि बाद में अदालत ने उसका संज्ञान लिया और उनको बंद किया। अभी कुछ दिन पहले छूटे हैं। जिस सुधांशु जी जिस कान की सुनी बातों को बता रहे हैं, तो आंख की देखी बातों का तब इन्होंने संज्ञान नहीं लिया था। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी की बात कर रहा हूं। कहां गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? बताइए कहां गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? मैंने कान के प्लीज बोल, मैं जवाब दे रहा हूं। मेरी फिर तीन लोग जब मैं बोलता हूं तो 3-4 लोग जरूर बोलते हैं। बंगारू लक्ष्मण जी जेल में अखिलेश जी, अब मतलब जो भी हो, मैंने यही कहा। किस दीवाने की बात करते हो? नहीं प्लीज 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 देखिए, राजीव रंजन जी, बहुत कमजोर। राजीव रंजन जी आपका क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टाइम हो रहा है और मुझे शो को क्लोज करना पड़ेगा और चलते चलते हम आपको एक और ऑडियो टेप सुनाएंगे, ऑडियो क्लिप सुनाएंगे। राजीव जी संक्षेप में आपका क्लोजिंग कमेंट। दीपक जी एक चीज सबसे पहले तो इस तरह के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जरूरत आज देश में है। ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए इसके पहले भी कुछ मामलों के खुलासे हुए हैं और आपने कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र की मदद की है। भरोसा फिर से जगह ऐसे मामलों में, अगर पूरी मजबूती के साथ आप ऐसे सवालों पर आप आएंगे तथ्यों के साथ, तो
जांच एजेंसीज पर भी एक नैतिक दबाव बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज सबसे पहले इंडिया न्यूज़ की टीम बधाई की पात्र है, आंचल आनंद जी, और आपके निर्देशन में ये एक बड़ा चाहिए। चलते चलते सुधांशु जी 1 मिनट आपके लिए, क्योंकि आप बहुत देर से वक्त मांग रहे थे। हाँ दीपक जी, आज पूरी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जनता के मन में अविश्वास है। लोग आज राजनीतिक व्यक्तियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हर नेता चोर उचक्का नजर आता है लोगों को, और उसका कारण हम लोग खुद हैं। हमने अपनी विश्वसनीयता खुद खत्म करी है अपने आचरण से और अपनी वार्ता से। हम हर गलत चीज को जो है उसको सही कहने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं इसमें अभी किसी पे आक्षेप नहीं करना चाहता, ये गुनाह सभी करते हैं। लेकिन इस समय जरूरत क्या है? अगर देश में राजनीति की साख दोबारा पैदा करना चाहते हैं हम, तो कम से कम सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें। चलिए इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। हमारी किसी की राजनीतिक मजबूरी नहीं है, हमारी किसी की राजनीतिक मजबूरी नहीं है कि हमें गलत बात को सही करना है। अगर हम सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, तब लोग कहीं जाके हम अगली बार आपकी पार्टी का मामला आएगा तो बोलूंगा मैं, आप सही को सही कहिए, गलत को गलत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर गलती है तो गलती है। आडवाणी जी की चिट्ठी पे तो आप बड़ा डिफेंड कर रहे थे पार्टी को। मैंने बिल्कुल कभी नहीं कहा। मैंने जो कहा कि मैंने कहा आपने जो चिट्ठी की बात करी थी, जब वो खत्म होकर विड्रॉ कर ली, उसके बाद बात है। आडवाणी जी के आरोपों पे बीजेपी का क्या कहना है? देखिए अखिलेश जी कितना खुश हो गए सवाल सुन के। दीपक जी हम फिर इनकी राय भरा हुआ है, मगर बदन में जहर इनका। आप बहुत याद करके किसी को काट ले तो पानी भी नहीं पी सकते, दवा के दुआ से भी नहीं पी सकते, तो क्या करा जाए? चलिए चलते ये बहस चलती रहेगी अनंत काल तक। एक लाइन और बोलूंगा, फिर बहस पर आएंगे। मालूम है आप कार्यक्रम के बाद मुझे डांटेंगे, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। हे भगवान, अब हम लोगों को मत लूटिए, बस इतना ही मेरा कहना है। चलिए काश आपको किसी ने अच्छा देखिए, बहुत अच्छा, मेरे बाल भी नहीं है और कपड़े भी जो है और गोरे गोरे गाल भी नहीं है। वाकई इनको किसी हुस्न वाले ने लूटा होता आज तक तो अवधेश जी आपको भी पता चलता। लेकिन चलते चलते ये हंसी और मजाक का विषय नहीं है, ये बेहद गंभीर मुद्दा है, करप्शन से जुड़ा हुआ। और चलते चलते हम आपको सुनवाते हैं आखिरी ऑडियो क्लिप, और इस ऑडियो क्लिप के बाद हम लीगल राय लेंगे कि क्या मामला स्टैंड करता है पवन बंसल के खिलाफ। महेश कुमार अपने करीबी मंजूनाथ और रेलवे के कुछ और ठेकेदारों के जरिए डील की रकम जुटा रहे थे, तो संदीप गोयल रेल मंत्री से उनकी सीधी मुलाकात की जुगत भिड़ा रहे थे। महेश कुमार उस दिन दिल्ली में ही थे जब संदीप ने उन्हें फोन लगाया। हेलो, एक मिनट होल्ड कर। हाँ भाई बोल। सर आप ना सीधे फटाफट पहुंचो घर पे। अच्छा, पहले मंत्री जी घर पे ही हैं। हाँ ठीक है, आप सीधे वहीं जाओ। नंबर क्या है उनका? 6 नंबर है अशोका रोड। 6 नंबर अशोका रोड। एक मिनट, अशोका रोड कौन से वाली है, थोड़ा सा बता मुझे। ये सर इंडिया गेट से वो उसके बराबर से एंटर करो ना, वो हैदराबाद हाउस से बराबर से। हाँ बस वहां से वो लेफ्ट में अशोका रोड है ना। ठीक है, तो इससे अभी एक और कर। हेलो संदीप। हाँ जी सर। ये जो आज इससे डिस्कशन क्या होना है? कुछ नहीं, एक तो राहुल बैठा है, राहुल से तो बस हाथ मिला लेना। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब उसको और कोई बात नहीं करनी, तो बस डिस्कशन वही है कि मतलब ये कैसे सारी ये ट्विस्ट कैसे करना है, हमने सारा वही डिस्कस करेगा ये। चलिए मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन आप जरूर देखिए 9:30 बजे हमारी खास पेशकश, जिसमें हम सिरे से आपको दिखाएंगे कि ऑडियो टेप्स क्या कहते हैं और पवन बंसल को आने वाले समय में कितना परेशान कर सकते हैं।